नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हाल में सभी राहुल को समझा रहे थे, इतनी दूर का सफ़र, कई दिनों तक बाहर रहना, टाइम पर दवाइयाँ लेनी है। डॉक्टरों ने ही जब जवाब दे दिया है तो ऐसी स्थिति में तुम्हें घर से इतनी दूर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम घर पर ही आराम करो। तुम्हारे जाने के बाद हम सब भी बेचैन और परेशान ही रहेंगे कि तुम्हें कहीं कुछ हुआ तो नहीं। राहुल, पर पापा, मैं सच में जाना चाहता हूँ। यूँ घुट घुट कर हर रोज़ अपनी मौत का इंतज़ार करने से तो अच्छा है मैं एक ही बार में मर जाऊँ। यहाँ रहूँगा तो आप सभी के चेहरे पर उदासी और मायूसी देखकर मुझे लगेगा मेरा एक दिन और कम हो गया। बड़े भैया, पर राहुल, तू समझ नहीं रहा है। मेरे भाई, तुझे डॉक्टरों ने मना किया है कहीं लॉन्ग टूर पर जाने के लिए। राहुल, भैया, डॉक्टरों ने मुझे लॉन्ग टूर पर जाने के लिए इसलिए मना किया है ताकि मैं थक न जाऊं। बाहर मेरी अच्छे से केयर नहीं हो पाएगी, मुझे टाइम पर दवाइयाँ नहीं मिल पाएगी। इस कारण डॉक्टरों ने मुझे मना किया है, पर मैं अपना पूरा ख्याल रखूँगा। बड़े भैया, पर मुझे छुट्टी नहीं है, मैं अपने ऑफिस से और छुट्टी नहीं ले सकता हूँ। वैसे भी तुम्हारी बीमारी में इस साल मैंने इतनी छुट्टी ले ली है, मेरा प्रमोशन होते होते रुक गया है। और पापा अकेले जाने के काबिल है नहीं, तो तू कैसे जाएगा और किसके साथ जाएगा। बहुत देर से हॉल में सबकी बातें सुनकर शिखा, राहुल की पत्नी, किचन से बाहर निकली। शिखा, भैया, अगर जाने की बात है तो मैं चली जाती हूँ। और वैसे भी इन्हें कब कितनी दवाइयाँ देनी है, क्या खिलाना पिलाना है, वो सब मैं ही मैनेज करती हूँ, तो मेरा इनके साथ रहना ज़्यादा ज़रूरी है। बड़े भैया, अब तुम क्या बच्चों जैसी बातें करने लगी। शिखा, तुम्हें मालूम नहीं इसकी कैसी हालत है। डॉक्टर ने इसे साफ साफ कह दिया है कि 1 महीने से ज़्यादा टाइम इसके पास नहीं है। तो क्या करूँ, इसे घुट घुट कर 1 महीने से पहले ही ख़त्म हो जाने दो। यहाँ बैठे बैठे इनके दिमाग में दिन रात बस यही चलता रहेगा कि मैं अब मरने वाला हूँ, मेरी ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है। फिर शिखा अपने ससुर के पास जाकर बोली, पापा जी, हम सब जानते हैं कि इनके पास बहुत कम समय है, पर यूँ घुट घुट कर जीने से क्या फ़ायदा। इससे तो अच्छा है ये जैसा बोल रहे हैं वैसा ही कर लेने दीजिए। इन्हें अपनी ज़िंदगी में से कुछ पल खुलकर जी लेने दीजिए, नहीं तो इनकी आत्मा तड़पती ही रह जाएगी। मरने के बाद भी इन्हें चैन नहीं मिलेगा। आप सब मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। पापा, शिखा, अगर तुम्हें लगता है कि तुम इसे संभाल लोगी, वो भी किसी अनजान शहर में, कैंसर जैसी इतनी खतरनाक बीमारी में, जिसमें कहा नहीं जा सकता कब क्या हो जाए, तो तुम गलत सोच रही हो। क्योंकि अब अनजान शहर में एक औरत, वो भी एक बीमार पति को लेकर रहना बहुत कष्टकारी हो सकता है। खा, ऐसा कुछ नहीं पापा जी कि मैं अकेली हूँ, मैं आप सभी के कांटेक्ट में रहूँगी। अगर कहीं भी मुझे कुछ प्रॉब्लम लगी तो मैं आप सभी को फ़ोन कर दूँगी। और फिर डॉक्टर साहब ने भी मुझे कहा है कि वो मेरे नंबर को प्राइवेट नंबर में रखेंगे। अगर ज़्यादा सीरियस हुआ तो वहाँ के किसी स्थानीय डॉक्टर से भी सलाह ले लूँगी। मुझ पर विश्वास कीजिए, मैं हर हाल इनके साथ रहूँगी, इनका ध्यान रखूँगी। अगर ये इन्हीं सब चीज़ों में खुश है तो इनकी ज़िंदगी 1 महीने इन्हें अपने तरीके से जी लेने दीजिए, इन्हें खुश रहने दीजिए। और इस तरह सभी ना चाहते हुए भी मनमाने ढंग से शिखा की बात मान गए। शिखा जाने की तैयारी करने लगी। नेहा और मीकू दोनों आकर शिखा से लिपट गए। नेहा, आप नहीं रहोगे तो हमारा ख्याल कौन रखेगा। हमें आपकी बहुत याद आएगी। हमें स्कूल के लिए तैयार कौन करेगा, हमारे लिए लंच कौन बनाएगा। मीकू, मम्मा प्लीज़ हमें भी ले चलो, हम यहाँ नहीं रहेंगे। शिखा ममता के उधेड़ बुन में फंसी उनके सिर पर हाथ फेरते हुए समझाने की कोशिश करने लगी। अब तुम दोनों बड़े हो गए हो, देखो तो तुम अब सीनियर क्लास में आ गए हो। तुमने ही तो कही थी, मम्मा सब मुझे दीदी कहकर पुकारते हैं, तुम 4th स्टैंड में हो, तुम तो अपना ख्याल रख सकती हो। और भाई तो तुम्हारा 6th स्टैंड में है, तो वो तुमसे भी ज़्यादा स्मार्ट और सीनियर हो गया है,
तो क्या मेरे बच्चों का ख्याल मुझे रखने की ज़रूरत पड़ेगी? मेरे बच्चे तो बहुत स्मार्ट हैं और आप लोग दोनों खुद तो कहते हैं कि आप लोग अब सीनियर हो गए हैं, तो अब आप सीनियर बनकर मम्मा को भी दिखाइए। शिखा अपने बच्चों को बड़े प्यार से उन्हीं के शब्दों में समझाती है। मेको फिर भी मम्मी, हम दोनों को आपके बिना बिल्कुल मन नहीं लगेगा। तभी रागिनी शिखा की जेठानी आती है और बोलती है, बेटा मम्मा को पापा के साथ जाने दो, आप दोनों की बड़ी मम्मा है ना, वो आप दोनों का ख्याल रखेगी। और फिर घर में आपके दादी दादाजी हैं, बड़े पापा हैं और फिर आपकी दोनों बुआ भी तो इसी शहर में हैं। जब आपका मन नहीं लगेगा तो हम उनके घर चलेंगे, हम सब मिलकर आप लोगों को संभाल लेंगे। बस आप दोनों हंसते हुए अपनी मम्मा पापा को बाय बोलिए। और थोड़ी देर समझाने के बाद नेहा और मीको मान गए। रात 8 बजे की ट्रेन थी, पर अभी भी घर में कुछ लोगों के मन में शिखा को लेकर बहुत दुविधा ही चल रही थी। तभी दोनों नंदे शीला और मधु घर पर आईं और आते हुए बोली, मुझे ये उम्मीद नहीं थी भाभी कि आप इतनी नासमझ होंगी। ऐसी स्थिति में आप भाई को लेकर बाहर जा रही हैं। मुझे तो आप पर बहुत गुस्सा आ रहा है। अगर भाई को कुछ हो जाता है तो उसका रिस्क कौन लेगा? लेंगी आप? जब डॉक्टर ने मना किया है तो फिर आप ये गलती क्यों कर रही हैं? सच पूछिए तो दोस्तों, नंदों का घर में कुछ अलग ही रौब होता है। कुछ कुछ तो अपने मायके और भाई भाभी की खुशियों को समझती हैं, पर कुछ सिर्फ उसे नज़रअंदाज ही करती हैं। शिखा आज तक अपने परिवार वालों से कभी कोई शिकायत नहीं करती थी, क्योंकि हर बार उसे लगता था कि आखिर मुझे रहना तो इसी घर में है। वो हर किसी की बातें सुनती रहती थी। उसके साथ परिवार के लोग नाइंसाफ़ी ही करते थे, उसे हमेशा नीचा ही दिखाते थे। फिर भी वो सबकी बातों को हंसकर टाल जाती थी, क्योंकि इस घर के बड़े बेटे की पोस्ट बहुत ऊंची थी और शिखा के पति राहुल एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। बहनें भी अक्सर अपने बड़े भैया बड़ी भाभी के ही गुणगान किया करती थी। सच तो ये है कि अगर परिवार में पति कम कमाता हो या नहीं कमाता हो तो उस घर की बहू का कोई वैल्यू नहीं होता है। उसे दूसरों की तरह मान सम्मान इज्जत नहीं मिलती है, उसकी बातों को कोई महत्व भी नहीं देता है। तभी शिखा बोली, माफ़ करिएगा दीदी, आज पहली बार आवाज़ उठा रही हूँ। माँ बाबूजी के पास तो उनका एक बेटा है, आप दोनों बहनों के पास भी एक भाई है। अगर खोने की बात कहे तो मेरा ही सब कुछ खो जाएगा। मेरे दोनों बच्चे अनाथ हो जाएंगे, उनके सिर से उनके पिता का साया उठ जाएगा। उस वक्त आप कहाँ थी जब इन्हें लास्ट स्टेज का ब्रेन ट्यूमर हुआ था और डॉक्टरों ने इन्हें इमिजिएटली बाहर ले जाकर ऑपरेशन कराने के लिए कहा था? उस समय किसी के पास कोई वक्त नहीं था इनके लिए। कोई अपनी छुट्टी देख रहा था तो कोई अपना प्रमोशन। अगर साल भर पहले इन्हें बाहर ले जाकर इनका ऑपरेशन करवाते तो शायद आज इन्हें कुछ मोहलत और मिल जाती। माना कि कैंसर जैसे असाध्य रोगों का कोई इलाज नहीं है, पर इस बीमारी में भी बहुत लोग कुछ सालों तक जीवित रहते हैं। पर उस समय तो इनकी भावनाओं को किसी ने नहीं समझा। ये लाख बार बोलते रहे, मुझे बाहर ले चलो, मुझे बाहर ले चलो, मुझे अभी नहीं मरना है, मैं जीना चाहता हूँ। तब तो आप लोगों के कानों पर एक जू तक नहीं रेंगी। और आज जब इनकी सांसें चंद घड़ियां हैं तो आप लोग इन्हें जाने से मना कर रहे हैं। उस समय मैं भी बार बार आप सभी से बोल रही थी कि एक बार इन्हें बाहर ले जाकर इलाज करवाते हैं। ऐसा नहीं है कि ट्यूमर से हर आदमी की मौत हो ही जाती है। ऐसे भी हैं जो आज 20-25 सालों से रेडिएशन और कीमोथेरेपी ले रहे हैं और अपने परिवार के साथ खुशी से रह रहे हैं। अरे, इससे बहुतों को सुधार भी हुआ है, पर आप लोगों ने अपने स्वार्थ और अपने पैसे कमाने की होड़ में इनकी ज़िंदगी ही बर्बाद कर दी। फिर आज आप किस अधिकार से ये बात कह रही हैं? माफ़ कीजिएगा, आप मुझसे बड़ी हैं, मुझे बोलने का अधिकार नहीं है। पर आज इस घर की एक बहू नहीं, एक पत्नी आवाज़ उठाई है। ये सुनते ही सभी चुप हो गए। ट्रेन का टाइम हो रहा था।
बाहर ऑटो भी आ चुका था। शिखा राहुल को लेकर चली गई। सच पूछिए तो दोस्तों, राहुल को पिछले 1 साल से ब्रेन ट्यूमर था। उसे बचाया जा सकता था। दोस्तों, शिखा और राहुल के साथ क्या हुआ, कहानी का आनंद लेने के लिए उसके दूसरे भाग को सुनिए। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।